नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और इस वक्त सबसे पहले हम आप देख लेते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट में कौन सी है। गोल्ड की अगर बात करें तो आज यहां पर दबाव दिख रहा है, 51,000 के आसपास भाव है। निवेशकों का जो रुझान है वो कैश में रहने पे ज़्यादा है। जिस तरह के उतार चढ़ाव सारी एसेट क्लास में दिख रहे हैं, उससे लोग कैश में बने रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बुलियन मार्केट पर भी दबाव दिख रहा है। चांदी की बात करें तो आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ दिख रही है। MCX पर 61,500 के नीचे और $21.85 के नीचे कॉमेक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड रूस पर बैन को लेकर यूरोपियन यूनियन नेताओं में सहमति बन गई है। ब्रेंट $123 के भी पार निकल गया है। हफ्ते भर में सिर्फ 9% तक की तेजी आ चुकी है। नेचुरल गैस आज दबाव है, ₹680 के नीचे है। कॉपर चीन में कोरोना नियमों में ढील की खबर से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और सारे ही बेस मेटल्स में जिंक, एल्युमिनियम में भी यहाँ पर सपोर्ट के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मेंथा जहां पर दबाव है, मुनाफा वसूली हावी है, 10,1,050 के आसपास कारोबार हो रहा है। कॉटन में हालांकि तेजी वापस से दिख रही है। जून का वायदा 45,900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। हल्दी हालांकि आज यहां पर सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन 8,000 का लेवल बनाए हुए है। जीरा कम उत्पादन, घरेलू मांग ज्यादा है, उससे फायदा मिल रहा है। 21,500 के आसपास भाव है। वहीं धनिया उत्पादन अनुमान कम है, जो एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं वो स्टेबल है और 11,400 के ऊपर आज कारोबार है। 0.25% तक की तेजी हम NCDX पर धनिया वायदा में देख रहे हैं। कैस्टर मांग में बढ़ोतरी से यहाँ पर भाव ऊपर चले गए हैं। चलिए, कुछ बड़ी खबरें हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर है आज की क्रूड। जो यूरोपियन नेताओं की कल बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि रूस से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। इसका असर ये होगा कि तत्काल प्रभाव से 75% जो रूस से होने वाले क्रूड इंपोर्ट पर असर पड़ेगा और साल के अंत तक 90% वहां से होने वाले इंपोर्ट जो यूरोप को इंपोर्ट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी हैं। तपन पटेल हैं SDFC सिक्योरिटी से, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से और सुनील खटके साहब हैं कोटक सिक्योरिटी से। अब तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। सुनील जी, क्या लग रहा है यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से कितना असर होगा क्रूड मार्केट पे और कितनी तेजी की उम्मीद आप और कर रहे हैं, या ओवरडन है और ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में सारी चीजें डिस्काउंटेड थी, अब यहाँ से बहुत तेजी अब नहीं आएगी? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार। देखिए, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी थोड़ा ओवरबॉट जोन में हैं। हालांकि जो यूरोपियन यूनियन है उसका कंसेंसस वीकेंड पे नहीं बन रहा था कि क्रूड के जो सप्लाई है उसको कैसे स्टैगर्ड वे में बैन करें, बट अभी एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट रशिया से घटा के दूसरे नेशन से वो बढ़ाएं। तो अभी इससे क्या होगा, 2 से 3 फैक्टर हमें अभी ध्यान में रखने हैं। जो रशिया से जो क्रूड एक्सपोर्ट होता है तकरीबन 3 से 4 मिलियन बैरल तक का, अगर हम आंकड़ा देखते हैं, उसकी भरपाई जो है वो कहाँ से करेगी यूरोपियन यूनियन, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले समय में जैसे ओपेक प्लस नेशंस पे पे डिपेंडेंसी करेंगे तो ओपेक शायद ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन बैरल तक का भरपाई कर पाएगा, और उसके अलावा अगर वो यूएस पे डिपेंडेंसी करते हैं तो लॉजिस्टिकल इश्यूज अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस फैसले से क्रूड ऑयल का मार्केट जो है टाइट रहेगा। इससे भावों को ऑलरेडी सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर लेटेस्ट ट्रेंड भी देखें तो यूएस का जो ड्राइविंग सीजन है अभी वो नजदीक है, हॉलिडे सीजन है। यहाँ पे भी जो घरेलू मांग है यूएस में क्रूड की बढ़ेगी, जिससे सप्लाई टाइटनेस और थोड़ा बढ़ने की गुंजाइश है। ऑन द अदर हैंड यूएस का गैसोलीन का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी दिसंबर 2021 के लोस पे है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो 3 से 4 फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो क्रूड ऑयल के मार्केट को सपोर्ट करेंगी। यहाँ से और 3 से 4% तक का मूवमेंट अपसाइड में मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। तो जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना चाहेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अभी 9,250 के रेंज में इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा है क्रूड। 9,200 और 250 के रेंज में एक एंट्री लेवल बना सकते हैं। 9,150 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें। 9,300 का पहला टारगेट और 9,400 तक का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, 9,400 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। हालांकि ओवरबॉट जोन में जरूर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी तेजी और यहाँ पर दिख सकती है। जिगर, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद आप यहाँ से कर रहे हैं कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि त्योहार अभी अवार्ड्स का एक दौर चल रहा है। येट अनदर योर अवार्ड हैज कम टू योर किटी, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड आई होप ऐसा कोई अवार्ड ना हो जो आपके पास ना आए। क्रूड की जहां तक मैं बात करूं, मुझे लग रहा है
के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 120, 121 ये एक लेवल है जहां तक प्राइसेस WTI के जा सकते हैं। एंड अभी अभी फंडामेंटल्स यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया सुनील जी ने। आई थिंक आई एग्री कंप्लीटली विद हिज ओपिनियन। एंड डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग शॉर्ट टू मीडियम टर्म हो सकता है थोड़ा डिप आए मार्केट में। तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग अराउंड 9200। बट मुझे लग रहा है प्राइसेस 9500, 9700 देखने को मिल सकते हैं 15 दिन में, या आई वुड से इन 3 weeks टाइम। फॉर इंट्राडे एज आई सेड 9200 पे वन कैन गो लॉन्ग। 9140 इज द स्टॉप लॉस एंड 9350 इज टारगेट फॉर टुडे और टुमारो। यानी तेजी की उम्मीद लग रही है। शुक्रिया जिगर उन काइंड वर्ड्स के लिए, जो अवार्ड हमें मिला है उसकी सराहना करने के लिए। तपन, अब आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में टेक्निकली अगर किसी को ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए 9200 के ऊपर, तो क्या क्या करे? बाई करके जाएं क्या? अभी इन दोनों जानकारों को तो लग रहा है यहाँ से खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल जो है बुलिश है, और सेकेंडली फंडामेंटल जो परस्पेक्टिव है उसके हिसाब से अगर देखें तो भी वहाँ पे प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो रिसेंट न्यूज़ जो आया है कि ईयू ने रशिया ऑयल के ऊपर जो बैंक लगाया है, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली मार्केट में आएगा, क्योंकि रशियन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए अभी भी कोई भी फैसिलिटी ईयू की तरफ से उन्होंने तय नहीं की है। नो डाउट रशिया का जो ऑयल है वो एशियन मार्केट्स पे जा रहा है, सामने मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है और यूएस का ऑयल यूरोप की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको पहुंचने में या उसको जो सप्लाई जो गैप को फिल करने के लिए टाइम लगेगा, तो उसका इफेक्ट जो है प्राइस पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटजी कंटिन्यू होना चाहिए। 9150 के लेवल से बाय करना चाहिए क्रूड ऑयल। टारगेट ऊपर में 9320 और 9380। स्टॉप लॉस जो है वो 9040 के बिलो का रख के बाय करना चाहिए। यानी तीनों ही जानकारों को लग रहा है कि क्रूड यहाँ से और तेजी दिखा सकते हैं और 9400 से 9450 तक के लेवल ऊपर में जा सकते हैं। और अभी देखिए, अभी फिर से 2% तक की तेजी बढ़ती अभी जा रही है, 9250 तक पहुंच भी गया है भाव। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर हालांकि अब दबाव है, लेकिन गोल्ड अब सुस्त है, धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ता जा रहा है, 51,000 के ऊपर बना हुआ है। जिगर, क्या लग रहा है गोल्ड में आपको? 1850, 1840 के लेवल के आसपास कॉमेक्स में बहुत यहाँ पे एक टाइट फाइट चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। मिनट्स तो ये निकल के आई है कि जून एंड जुलाई में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो ब्लूमबर्ग फोरकास्ट है प्रीवियस मंथ वाज 8.3, फोरकास्ट इज ऑफ 8.2। रिसेशनरी फियर्स भी है, लेकिन सामने अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इतनी बढ़ नहीं रही है। जो भी वॉर प्रीमियम है रशिया यूक्रेन को लेके, चाइना ताइवान को लेके, वो प्रीमियम मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। वीक डॉलर इंडेक्स भी मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। बट मुझे लग रहा है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें यहाँ पे पोजीशन लेनी है गोल्ड या सिल्वर में, आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड राइट नाउ। सो ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 51,100, 51,200 is the stop loss and 50,900 should be the target. से टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है 200 रुपये नीचे का 51,100 करंट लेवल के आसपास की ही कॉल है, इसके आसपास ही भाव है अभी। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या करना चाहिए आज? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक मोमेंटम थोड़ा गोल्ड में पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमने देखा तकरीबन 105 के लेवल से अभी 101.50, 101.60 के रेंज में आया हुआ है। तो जो वीकनेस हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली थी, उससे तकरीबन गोल्ड के भाव निचले स्तरों से 1500 रुपए तक का इंप्रूवमेंट जो है हमने लास्ट 3 वीक्स में देखा हुआ है। इवन जो ट्रेजरी यील्ड भी थी, वो 10 साल की जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो 3% के लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, तो वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर जो है यहाँ पे प्रेशियस मेटल में देखने को मिल रहा था। ऑन द अदर हैंड यूरोप और रशिया, यूएस की तरफ से फिर से रशिया पे फ्रेश सैंक्शंस की भी बात हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन की अपील जो है गोल्ड की बढ़ा रही है। और जैसे जिगर ने भी बताया, चाइना और ताइवान का भी जो कंसर्न है, अभी कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से भी चाइना को स्टेटमेंट्स वगैरह आने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर जो है गोल्ड में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मोमेंटम, क्योंकि अभी लेटली वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड्स के थोड़े करेक्ट होने में जो देखने को मिल रहा है, आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है उसका बेनिफिट में भी अनदर 300-400 रुपीज देखने को मिल सकता है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाई साइड की रहेगी। 50,960, 970 के रेंज में चल रहा है, करंट लेवल के हिसाब से बाई कर सकते हैं। 50,800 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। 51,450 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम तक। आपकी प्रेफर वेट क्या है, गोल्ड या सिल्वर? तपन जी मेरे हिसाब से
है गोल्ड और सिल्वर आज मॉर्निंग में वीकनेस थी, लेकिन वापस से गोल्ड ने रिकवरी दिखानी शुरू हो गई है। और जो मेन मोमेंटम है वो जैसा बाकी ने बताया कि एक तो सेंट्रल बैंक का अग्रेसिव स्टांस है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की चिंताएं बढ़ रही है, तो ये टसल जो है वो आगे जाके जारी रहेगी, क्योंकि ऐसा ना हो काफी इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट करें कि फेड का जो अग्रेसिव स्टांस है वो बैकफायर ना कर दे और उसका उल्टा असर इकोनॉमी में रिकवरी पे पड़ जाए। तो इसके कारण गोल्ड में जो है वो अपसाइड जो है कंटिन्यू रखी है। मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू होना चाहिए। 50,950 के लेवल से गोल्ड में बाय करना चाहिए। टारगेट 51,300, स्टॉप लॉस जो है 50,800 का रख के गोल्ड में बाय करना चाहिए। चलिए, ये तो गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात हुई, और लेकिन अब एक अहम खबर मानसून को लेकर, मानसून मीटर का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जीपी शर्मा साहब है स्काईमेट से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आईएमडी की तरफ से तो मानसून का ऐलान हो गया कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। 29 मई को उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था, लेकिन स्काईमेट का अनुमान क्या है? क्या आपको लग रहा है कि सारी शर्तें केरल में पूरी हो गई है मानसून को लेकर? देखिए, जैसे आपने बताया, मानसून के ऑनसेट के लिए एक सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं। वो हमने अपने स्काईमेट की साइट में लिखा भी था, जो कि पूरी नहीं हुई, और उसके चलते हमारे हिसाब से तो अभी वो नहीं होना चाहिए। जो ऑनसेट है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे आपने बताया, आईएमडी का उन्होंने 29 तारीख से ऑनसेट डिक्लेयर किया है। ठीक है, शुरुआत के दिनों में हमने 26 तारीख को बोला था मानसून के आने की संभावना रहेगी, और 27 को आईएमडी ने बोला था, और हमने बहुत कैंडिडेटली एक्सेप्ट किया था। 26 तारीख को नहीं आया, ना ही वो 27 को आया। हमारा मानना है कि ये जो 29 को भी किया है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, और आज के दिन में भी, आज की भी जो कंडीशंस अभी आई हैं रेनफॉल की, आज के दिन में भी वो पूरी नहीं हुई हैं। जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं वो 2 दिन लगातार वो पूरा होना चाहिए, तो ही मॉनसून डिक्लेयर होता है दूसरे दिन। ओके, 2 दिन मिनिमम पीरियड होता है उसके लिए, जो इस बार नहीं हो पाया अभी तक। ना वो 29 की डिक्लेरेशन के लिए हुआ और ना अभी तक हुआ है। लेकिन नेशनल वेदर एजेंसी है, उनका मानना है, तो वो उनका अपना जो है अपना विषय है उनका, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बट जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई अभी तक नहीं हुई है। जी, जैसे 14 में से 9 स्टेशंस पर 2 दिनों तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर बारिश जरूरी है। अगर ये शर्त नहीं होती है पूरी, अगर 2 दिन तक लगातार, तो मानसून का आगमन नहीं माना जाता है। तो क्या अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो उसके बाद क्या इसका वायलेशन तो नहीं हुआ? 14 स्टेशन है, 9 नहीं है, 14 स्टेशन हैं। 9 में से बारिश तो जरूरी है ना? मतलब 9 स्टेशन। जी जी जी, 14 में से 9 में बारिश चाहिए। 9, जी, कम से कम ज्यादा में हो तो और भी अच्छा है। तो 9 स्टेशन में 2 दिन लगातार वो होने, उसके साथ साथ और भी है, और भी जो क्राइटेरिया जो है उसमें विंड्स का भी है, जो कि बाय एंड लार्ज है। जो रेडिएशंस का होता है, मतलब वहाँ क्लाउडिंग होनी चाहिए, ओवरलार्ज जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम होनी चाहिए, वो भी है। बट लेकिन जो मेन जो है विजिबल मैनिफेस्टेशन जो होता है, बारिश जो होती है, और वो मानसून ऑनसेट होने के बाद आप देखेंगे केरल जैसी जगह में लगातार लगभग दिनों दिन बारिश चलती रहती है। लेकिन अभी तो आजकल ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं, ऐसा होने के संकेत नहीं हो रहे हैं। तो 2 दिन का भी क्राइटेरिया अभी तक तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसलिए उसके चलते मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर करना थोड़ा संशय का विषय होगा। क्लियर इंडिकेशन अभी तक भी उसकी पिछले सीजन में उनके लिए तो यही स्टैंडर्ड था, लेकिन इस बार क्या हुआ? क्या उन्होंने अपने स्टैंडर्ड में बदलाव किया है आईएमडी ने? नहीं, ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता, फिर हमें भी पता चलता। कोई बदलाव नहीं किया हुआ, जैसा अभी तक है। पिछले जब से इसका फोकस शुरू किया तब से वही क्राइटेरिया है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है वो पिछले बहुत से सालों में। ठीक है, तो इसलिए इस बार भी ऐसा तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अभी भी वही कंडीशंस जरूर होनी चाहिए, उनका फुलफिल हो जाएंगी, तो उसके बाद मानसून का ऑनसेट। मानसून लेट आता है, कई बार ही आता है, कई बार पिछले साल भी 8 जून को मानसून आया था, और ऐसा दोबारा होगा, पिकअप करेगी मानसून सर्च। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कुछ दिनों के बाद, लगभग 6-7 की तारीख की बात करें, उसके बाद से तो बारिश आ जानी चाहिए, अच्छी बारिश होगी, केरल में भी अच्छी बारिश होगी। लेकिन आज की बात करें तो आज के दिन में भी जो आज बारिश आई है, वहां के 14 में से लगभग 8 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। 6 स्टेशनों में नील बारिश है।
14 में से 6 में नील और 2 और में बहुत कम ट्रेस टाइप उस तरह की बारिश। तो अभी नहीं हो पा रहा वो क्राइटेरिया जो है, उसके चलते मानसून को डिक्लेयर करना थोड़ा ये ऐसा विषय होगा जिसमें कि कंट्रोवर्सी आ सकती है और आई भी है। जी चलिए, तो अलग बात हुई, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया उन्होंने, जल्दबाजी की आईएमडी ने, और जो पुरानी शर्तें थी उस शर्तों को भी पालन नहीं करके उन्होंने ऐलान किया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं सर। अब स्काईमेट का क्या अनुमान है, कब ये बारिश की रफ्तार बढ़ेगी? अब तक का अगर पहले हफ्ते, जून के पहले हफ्ते तक का जो रिसेंट अनुमान आप लोग के पास होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? केरल में कब पहुंचेगा, उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में कब तक आगमन की उम्मीद करें? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि केरल में वर्षा होगी और लगभग और 5-6 दिन का इंतजार करें तो लगभग 6-7 तारीख से उन स्टेशनों पे अच्छी बारिश होने वाली है, केरल में होने वाली है। शुरुआत केरल से होती है, जब एक बार ऑनसेट हो जाता है उसके बाद ही आगे उसकी जर्नी और तय होती है कि और कितनी जल्दी पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि केरल में ही उसकी शुरुआत, मैं तो कह रहा हूँ 6-7 तारीख के आसपास, जिसको मानसून की वर्षा कहते हैं, अच्छी वर्षा एक साथ काफी स्थानों पर, वो उस तारीख से शुरू हो जानी चाहिए। उसी के साथ साथ वो, हालांकि उससे पहले अगर आप कुछ स्थानों की बात करें, तमिलनाडु में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, तो वहां पे बरसात होगी जरूर, मॉडरेट शावर्स। कल के दिन में भी बैंगलोर में अच्छी बारिश हुई है, आप हैवी रेन कह सकते हैं। इसी तरह एक आध जगह तमिलनाडु में भी हुई है, लेकिन वो उस तरह का पैटर्न जो होता है वो ज्यादातर प्री मानसून के पैटर्न से मिलता है कि किसी जगह बारिश है, किसी जगह नहीं है। मानसून के आने के बाद करीब करीब आपको पता चलता है कि मानसून करंट आ गई है, क्लाउड्स उस तरह के हैं, लगभग भरपूर बारिश होती है, बहुत जगह पे बारिश होती है, इकट्ठी बारिश होती है सब जगह। तो वो 6-7 तारीख के बाद से ऐसा पैटर्न जरूर बनेगा। अभी तक तो अगर आप अनुमान लगाएं तो जो नॉर्मल डेट्स है मानसून की, उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन एक बार मानसून जब ऑनसेट अच्छी तरह हो जाता है, फिर उसकी रफ्तार से पता चल जाता है कि बाकी भागों में किस तरह पहुंचेगा। वैसे नॉर्मल डेट के हिसाब से चले तो 10 और 15 के बीच में तो महाराष्ट्र के सारे क्षेत्रों में मानसून काफी सारे क्षेत्रों में पहुंच जाता है। उत्तर पूर्व भारत की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अगले 2-3 दिन में ही आप देखेंगे लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप अरुणाचल से लेके उसके डिब्रूगढ़ या तिनसुकिया से लेके नीचे तक जो क्षेत्र है, पूरे गुवाहाटी से भी नीचे तक, इन सभी क्षेत्रों में, असम, लोअर असम तक भी आपको अगले 2-3 दिन में मानसून की आहट जरूर मिलेगी। और वहां तो अच्छी वर्षा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। और मैं तो कहूँगा वो मानसून से रिलेटेड है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि केरल तट पर अभी उसका आगमन इस तरह का है, तो मैं कह रहा हूँ अगले 2-3 दिन में जो है वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिल्कुल प्रॉपर मानसून जिसको बोलते हैं उसकी वर्षा होगी। और मुझे तो ये थोड़ा सा उसका डर है कि वहाँ एक बार फिर से, जैसे पिछली बारी भी वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी थी पिछले दिनों में, पूरे ही असम में लगभग 31 जिले 34 में से प्रभावित हुए थे। एक बार फिर से उसमें खतरा रहेगा, पूरी असम वैली में, ब्रह्मपुत्रा में एक बार फिर से जल स्तर बढ़ जाने के कारण बाढ़ का खतरा फिर बढ़ जाएगा। शर्मा जी, अब मेरा सवाल एक ये होगा आपसे कि पिछले कई सीजन में ऐसा देखा जाता है कि मानसून तो सामान्य, आप लोग ऐलान करते हैं कि सामान्य रहेगा इस साल मानसून, लेकिन खेती के एरिया में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे अत्यधिक बारिश हो जाती है जिससे फसलों को नुकसान होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर सूखा रह जाता है, एवरेज निकलता है तो सामान्य मानसून हो जाता है। तो क्या इस बार ऐसी स्थिति तो नहीं बनने वाली है? बाकी सबका देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। हर बार ऐसा होता, अच्छे से अच्छे मानसून में अगर आप देखें तो लगभग 15% एरिया उसमें भी ऐसे रहता है जिसमें बहुत कम वर्षा हुई होती है। और दूसरी तरफ बात करें तो ऐसा जरूर होता है कि चाहे मानसून कितना भी खराब हो जाए, लगभग 15 से 20% एरिया ऐसे रहते हैं जिनमें अच्छा मानसून रहता है। ये मानसून का ऐसा, उसकी बिहेवियर ही ऐसा रहता है। तो मानसून की जो स्थिति है सभी क्षेत्रों में एक साथ तो एक जैसी नहीं रहेगी, जिसको आप कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, की हर जगह अच्छी और एक जैसी बरसात हो, वो नहीं होती। जो आप स्थिति आपने बताई है वो जरूर होगी, इस सीजन में भी होगी। कई जगहों पे वर्षा तब ज्यादा हो जाएगी जब नहीं चाहिए, और जब चाहिए तब हो सकता है बहुत कम वर्षा हो, ऐसे क्षेत्र रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं तो कहूंगा जो कृषि वाले क्षेत्र जो वर्षा पे, मानसून की वर्षा पे निर्भर हैं, विशेषकर महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, उसके साथ लगे हुए इवन छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में ऐसा संकेत है कि वर्षा ठीक होगी, अच्छी होगी, और वो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेट
शुरू हो जाएगी वर्षा, लेकिन लेट आने से भी मानसून कई बार लेट भी आता है, उसका उससे कोई पूरे सीजन से कनेक्ट नहीं है। अभी भी हम कहेंगे कि मानसून कुल मिलाकर सामान्य जरूर रहेगा, अच्छी वर्षा होगी। देश के मध्यवर्ती भागों में कृषि निर्भर जो इलाके हैं, क्षेत्र है, उनमें भी अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। हाँ, दूसरा हाफ जो मानसून का है, जिसमें कि हम अगस्त और सितंबर की बात करेंगे, उसमें परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो समुद्री परिस्थितियां हैं, जो इंडियन ओशन की उसमें चलते वोलाटिलिटी देखने को, उतार चढ़ाव देखने को ज्यादा मिलेगा। उन 2 महीनों में हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। जी, आपने वक्त निकाला और पूरा समझाया कि कब तक मानसून की एंट्री के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए और शर्तें क्या है। और जो एक कॉमन शर्त ये है कि जो केरल के 14 स्टेशन है, उसमें से 9 स्टेशन पर लगातार 2 दिन तक अच्छी बारिश का उन्होंने कहा कि अगर जो 2.5 मिलीमीटर अगर लगातार 2 दिनों तक कम से कम 9 स्टेशन पर बारिश हो, तब आपको मानसून के आगमन की जो शर्त है वो पूरी होती है। लेकिन आईएमडी ने इसकी अनदेखी की है, ऐसा स्काईमेट को लगता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। बेस मेटल्स की बात नहीं हो पाई थी, मेटल की चाल देख लेते हैं। एक रीबाउंड की स्थिति बन रही है पिछले 2-3 कारोबारी दिनों से। सुनील जी, मेटल में जो रिबाउंड दिख रहा है, चाइना फैक्टर है या कोई और फैक्टर है? और आपको लग रहा है कि अगर पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो कुछ खरीदने के लिए आपका मन हो रहा है क्या मेटल में? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है एक तो डॉलर का कमजोर होना सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जैसे आपने बताया चाइना में अभी रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे ईज आउट हो रही हैं, और चाइना की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे थोड़ा प्रूडेंट सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने की इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे, और इवन बैंक ऑफ जापान ने भी अपने रेट्स घटाए हैं। तो कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज की तरफ से थोड़ा मॉनेटरी ईजिंग का दौर जारी है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका हमें असर जो है बेस मेटल में देखने को मिल रहा है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कॉपर पिक ऑफ द कमोडिटीज रहेगा बेस मेटल में। 783 के रेंज में बाई कर सकते हैं, 780 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 790 का इंटरडे टारगेट कर सकते हैं। कॉपर आपकी पीक है 790 के टारगेट के लिए। तपन, आपकी टॉप पिक क्या है मेटल में आज? जी, मेरी क्या यहाँ ठीक रहेगी, मैं ट्रेंड पॉजिटिव है। जो रिसेंट लो बनाए थे, एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे चार्ट पे भी देखने को मिली है। और जैसा सुनील ने बताया कि चाइना ईजिंग हो रहा है, शंघाई ने वेडनेसडे से जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उसको रीओपन करने के लिए बोल दिया है, और जो ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल्स है वो भी काफ़ी कम थे, जिससे कोविड की वजह से जो डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी मार्केट ओपन होगा और डिमांड पिक आ सकती है, तो सारी इफेक्ट आ सकती है कमोडिटीज में, बेस मेटल्स में। लेकिन मुझे लग रहा है जिंक और कॉपर दोनों अच्छे रहेंगे। जिंक में खास करके 334 के लेवल से बाय करना चाहिए, 339 का टारगेट और 331 का स्टॉप लॉस रख के जिंक में बाय करना चाहिए। जिगर, आप क्या खरीदेंगे? जिंक और कॉपर दो अब तक निकली है पिक। So I'll go with एल्यूमिनियम। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम जून कॉन्ट्रैक्ट 243 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 242 का स्टॉप लॉस रख के चले, 246 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सी, आज सुबह जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए हैं, वो वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन में आए हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से ज्यादा आया है नंबर। सो इट हैज गॉन नियर टू 50, सो दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बेस मेटल्स में पॉजिटिव रहेगा। वन कैन गो लॉन्ग इन कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ऑल 3। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम 3 पिक है, तीनों खरीदारी की राय तीनों ही जानकारों की तरफ से आ रही है। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन